हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा कि एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ न्यायपालिका के बीच में हमको खींचतान देखने को मिलती है जजों की नियुक्ति को लेकर। यहाँ पर सरकार ने अपने तथ्य दिए हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी रिप्लाई किया है। फिलहाल जिस तरीके से नियुक्ति की जाती है इंडिया में, जिसको हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 2014 में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करने की बात की थी, जिसके लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किया था और 99 संशोधन बिल पास भी हुआ था। मगर बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ये बोलते हुए कि ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ जाता है, इसलिए उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली ये चीज़ क्यों न्यूज़ में है, पहले हम उसको देखेंगे। किस तरीके से इंडिया में जजों की नियुक्ति होती है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, कैसे वो तरीका इंडिया ने अपनाया, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, इसको हम समझेंगे। क्यों उसकी आलोचना की जाती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम लास्ट में वे फॉरवर्ड को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने ये बोला है कि जो जजेस हैं उनको पब्लिक स्क्रूटनी फेस नहीं करनी पड़ती है, ना ही वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, यानी कि उनको पब्लिक की आलोचना नहीं झेलनी पड़ती है। और जिस तरह से एक विधायक या एक सांसद या कोई भी नेता हर 5 साल में जनता के सामने जाता है और जनता उस समय उसका भविष्य डिसाइड करती है, ये कंडीशन कभी जजों के सामने नहीं आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने ये बोला कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपने जजमेंट में एनजेक यानी कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को निरस्त किया, वो कहीं ना कहीं जो संसद की गरिमा है और संसद की सॉवरेनिटी है, सर्वोच्चता है, उसके खिलाफ था। और भारतीय लोकतंत्र में क्योंकि जनता यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेज, तो संसद जो भी बिल यहाँ पर पास करती है उसके पीछे कहीं ना कहीं जन सहमति होती है। तो पीपल के भी मैंडेट के खिलाफ था वो कदम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उठाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री का ये कहना था कि प्रेजेंटली जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको हम कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं, वो कहीं ना तो पब्लिक की भावनाओं के साथ जाता है, ना ही सदन की भावनाओं के साथ जाता है। इसका जवाब देते हुए 3 जजों की बेंच को हेड कर रहे जस्टिस SK कौल जी ने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमन जी को ये बोला कि वो अपने यूनियन मिनिस्टर्स को एडवाइस दें कि वो कोलिजियम सिस्टम की आलोचना ना करें और ऐसा करने से बचें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो खींचतान है वो लगातार जारी है जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर। हम जानते हैं इंडिया में लाखों केसेस पेंडिंग हैं और यहाँ पर अगर सही समय पर जज अपॉइंट नहीं होंगे तो किस तरीक़ा से न्यायपालिका काम करेगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। इस टॉपिक से हमको ज़रूर प्री या मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक चालू करने से पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ओकेजन पर CGT ऐप पर और रूट ऐप पर, जहां पर क्रेजी जी के ट्रिक की फैकल्टीज़ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस लेती हैं, वहां पर बहुत ही स्पेशल ऑफर्स चलाए गए हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू हम हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को एम्पावर कर सकें और ये बेनिफिट्स सब तक पहुँचें। तो आप उन ऐप्स को विजिट करें और वहाँ पर स्पेशल ऑफर्स का लाभ उठाएं। आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में इस समय किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में कोलिजियम सिस्टम के तहत अपॉइंटमेंट होता है। और ये जो सिस्टम है, इसके बारे में ना तो उल्लेख आपको संविधान में देखने को मिलेगा, ना ही इसके लिए कोई संसद ने अलग से एक्ट बनाया है। ये जो प्रक्रिया है कोलिजियम सिस्टम, ये एक प्रक्रिया के तहत इवॉल्व हुई है। इसका जन्म, उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में हमको देखने को मिलता है, जिसको हम फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में समझेंगे। यहाँ पर इंडिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता हमको चाहिए होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता है वो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में दी गई है। सबसे पहली योग्यता तो यही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर नीचे 3 कंडीशन दी गई हैं, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हों, भले वो किसी भी हाई कोर्ट के रहें, मगर यहाँ पर 5 साल लगातार आप हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। फिर यहाँ पर लगातार 10 साल आपने हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट अगर काम किया है, भले वो किसी भी हाई कोर्ट में हो या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में हो, मगर लगातार 10 साल आपने अगर एज ए एडवोकेट काम किया है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है
कि अगर राष्ट्रपति के ओपिनियन में आप एमिनेंट जूरिस्ट हो, यानी कि बहुत ही प्रतिभाशाली जज हैं, तब भी आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और प्रेसिडेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जज बनने की क्या प्रक्रिया है और क्या एलिजिबिलिटी है। संविधान का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी को बताता है। पहली कंडीशन तो यही है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपने लगातार 10 साल हिंदुस्तान में जुडिशल कैपेसिटी में काम किया हो, यानी कि लोअर कोर्ट्स में काम किया हो, या फिर आपने 10 साल लगातार हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में काम किया हो। और इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर जब भी वैकेंसी आती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बताते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर को। फिर हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं। कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये बातें डिस्कस होती हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि किन को जज के रूप में नियुक्त करना है। इस तरीके से अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चलता है। आइए अब बात करते हैं कोलिजन सिस्टम की और समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट जज केस को जो 1981 में हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, रिकमेंडेशन देते हैं कि इन लोगों को जज बनाया जाए, वो रिकमेंडेशन प्राइमेसी होती है, यानी प्राथमिकता पर रखी जानी चाहिए। और यहाँ पर जब कोई ठोस कारण हो तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट को रिजेक्ट करना चाहिए उस रिकमेंडेशन को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका है उसके पास भी ये अधिकार था कि वो ठोस आधार पर किसी को जज बनने से रोक सकती थी। मगर हम देखते हैं कि जब सेकंड जजेस केस होता है 1993 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम का गठन किया और ये बोला कि संविधान में जो वर्ड कंसल्टेशन लिखा गया है, जिसका मतलब परामर्श होता है, वो बेसिकली हमारे हिसाब से उसका मीनिंग होना चाहिए कंकरेंस, यानी कि सहमति। यानी कि कोलिजियम जो भी रिकमेंडेशन देता है उसको प्रेसिडेंट को स्वीकार करना चाहिए, उससे सहमत रहना चाहिए। और यहाँ पर ये जो राय है ये व्यक्तिगत राय नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ये एक संस्था की राय है, सुप्रीम कोर्ट की राय है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन कोलिजियम ने लिया है। और कोलिजियम 3 मेंबर की बॉडी थी उस समय, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सेकंड जज केस में बोला। अब हम देखते हैं थर्ड जज केस में क्या बोला गया, जो 1998 में हुआ। वहाँ पर कोलिजियम को अच्छे से डिफाइन किया गया और उसको 5 मेंबर की बॉडी बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट का भी कोलिजियम बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में चीफ जस्टिस के साथ साथ 4 और सीनियर मोस्ट जज जोड़े गए। सिमिलरली हाई कोर्ट का कोलिजियम भी इसी तरीके से काम करता है। तो कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर डिफाइन किया गया और ये कोलिजियम सिस्टम ही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नामों का रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। और यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी नाम के बारे में पुनर्विचार करने को बोल सकते हैं कोलिजियम को, मगर अगर फिर से कोलिजियम उस नाम को प्रस्तावित करता है तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आइए अब बात करते हैं कि सरकार की यहाँ पर क्या भूमिका रह जाती है। सरकार की यहाँ पर बस एक केस में भूमिका रहती है। वो केस ये है कि अगर कोई एडवोकेट को या लॉयर को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है तो उस केसेस में उनकी जांच कराने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मांग सकता है केंद्र, और सिर्फ इसी केस में केंद्र सरकार की भूमिका रह जाती है। तो यानी कि देखा जाए तो इंडिया में इस वक्त जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की आलोचना की जाती है। आइए उसकी आलोचना को देखते हैं। सबसे पहली आलोचना तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से कोलिजियम सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है और स्पष्टता की कमी है। एक ओपेक प्रोसेस है और किस तरीके से किसी का भी नाम सजेस्ट किया जाता है, इसके बारे में कोलिजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर आलोचकों ने भाई भतीजावाद के आरोप भी लगाए हैं, नेपोटिज्म के आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पर कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों का नाम रिकमेंड किया गया है जिसके बाद हमको पब्लिक में कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कई बार जो मेरिट के बेसिस पर, योग्यता के आधार पर लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता और कई बार जूनियर जजेस को और एडवोकेट्स को रिकमेंड कर दिया जाता है जज बनने के लिए, जिसकी वजह से कोलिजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पारदर्शी नहीं है और यहाँ पर ये सवाल होता है कि क्या योग्यता के आधार पर ही किसी को रिकमेंड किया जाता है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इन सब आलोचना को देखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया था
99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उस समय विपक्ष भी साथ था इस एक्ट में और इसको लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया था। देश के आधे से ज़्यादा राज्यों ने भी इसको पारित किया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने साइन किए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया, ये बोलते हुए कि ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स एनजेक रिजेक्ट हो जाता है और आज भी इंडिया में कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। अब बात आती है कि एनजेक सिस्टम में क्या प्रावधान थे, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एनजेक सिस्टम में ये बताया गया था कि इसको 6 मेंबर की कमेटी बनाया जाएगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे चेयरमैन और उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। फिर यहाँ पर एक मेंबर रहेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर और उसके साथ में यहाँ पर 2 एमिनेंट पर्सन्स आएंगे सिविल सोसाइटी से जो समाज सेवा में काम करते हैं, और ये 2 लोग SC, ST, OBC, वुमेन या फिर पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे इस 6 मेंबर की कमेटी में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज ये था कि अगर कोई भी 2 मेंबर किसी एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं तो उनका नाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा, यानी कि 2 लोग मिलकर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को जज बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जुडिशल मेंबर 3 हैं और नॉन जुडिशल मेंबर भी 3 हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कहीं ना कहीं नॉन जुडिशल मेंबर्स यहाँ पर जजेस की बात को काट सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ही चाहिए वीटो लगाने के लिए। इस बेसिस पर भी इस एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आइए बात करते हैं इस समय हमको क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हर डेमोक्रेसी लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। और साथ में यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर संस्थाएं हैं हमारी, खासकर न्यायपालिका, वहाँ पर भी हमको हर समुदाय का प्रतिनिधित्व देखने को मिले। वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पर भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको देखनी होंगी। तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए? सबसे पहली बात है सुधार की, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन सिस्टम जिस तरह से इंडिया में चल रहा है, ऐसा एग्जाम्पल हमको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। दूसरी चीज़, यहाँ पर किस तरह से सुधार लाया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वार्तालाप कर विचार विमर्श कर सुधार लाया जा सकता है। यहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ है कार्यपालिका, यहाँ पर इन दोनों संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए, आपस में बैठकर वार्तालाप करना चाहिए और क्या नई प्रणाली हो सकती है, क्या नया सिस्टम हो सकता है, उसके बारे में मिलकर यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नया सिस्टम आए उसको लेकर दोनों संस्थाएं संतुष्ट रहें और भारत में जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और स्मूथ तरीके से हो पाए। लोकतंत्र के 3 इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, जिसमें से एक कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों अंगों को अपनी अपनी पावर दी गई है और यहाँ पर जरूरी होता है कि ये इन तीनों अंगों के बीच में संतुलन रहे और नियंत्रण रहे, क्योंकि इन अंगों का ये भी काम है कि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करते रहें समय समय पर कि कोई अंग अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। इसलिए इन अंगों के बीच में एक सीमित दूरी भी होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कोई सुधार आएगा तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो हर अंग को एक्सेप्टेबल होगा, स्वीकार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, जजों की नियुक्ति को। बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और टॉपिक्स को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।